नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को इस वीडियो में शामिल किए हैं जो सरकार तक गिराती है, लोगों को रुलाती भी है और आपके पॉकेट से पैसा भी निकाल लेती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा दोस्तों। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई की। बिल्कुल सही समझा आपने। इसमें हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन कैसे नापा जाता है और जब इन्फ्लेशन होता है तो इसे कौन रोकने की कोशिश करता है और कैसे रोकता है। उसमें भी हमको ये समझना है इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है और क्या सभी पे नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है महंगाई से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इससे फायदा होता है। क्या इस महंगाई से आपका बचत, सेविंग जो है वो सेफ है, और अगर सेफ नहीं है तो कहाँ वो सेफ रह सकता है। इन सारी बातों को चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपका जो सेविंग है वो कितना सुरक्षित है और अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ उसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन या महंगाई सामान्य भाषा में सब लोग समझते हैं वस्तुओं की कीमत का बढ़ना। वस्तु और सेवाओं की कीमत जब बढ़ती है उसी समय में पैसे की कीमत घटती है, इसे ही इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस साल आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने एक मान लीजिए सेब खरीदा, 1 किलो सेब इस साल जो रेट मिल रहा है, क्या लगता है अगले साल भी आज के तारीख में ही वो सेब उसी रेट पर मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्फ्लेशन ने अपना प्रभाव डाला, कीमतें बढ़ी। इन्फ्लेशन का कारण क्या है? इन्फ्लेशन या महंगाई का कारण, सबसे बड़ा कारण है डिमांड और सप्लाई में गैप। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ते जाए और सप्लाई कांस्टेंट बना रहे तो वैसे कंडीशन में उस वस्तु की कीमतें बढ़ने लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लें गर्मियों के मौसम में टमाटर के दाम बढ़ने लगते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि जो सप्लाई साइड है वो गर्मियों में टमाटर के लिए कमज़ोर हो जाता है, या कहें कि उत्पादन टमाटर का कम होने लगता है, जबकि खाने वाले तो सभी लोग रहते ही रहते हैं। कंज्यूमर कम नहीं होता है, डिमांड कम नहीं होता है, कम क्या होता है? कम हो जाता है सप्लाई, और इसकी वजह से ये डिमांड की वजह से बढ़ने वाला इन्फ्लेशन हो जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि पैसे की कीमत घटती है। पैसे की कीमत घटने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पैसे की कीमत तब घटेगी जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में। मनी का जो सप्लाई है मार्केट में अगर बढ़ जाता है, किसी कारण से बढ़ता है, वो सरकार के पॉलिसी की वजह से हो सकता है, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से हो सकता है। तो जैसे ही लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो दूसरा जो बहुत बड़ा पक्ष है वो ये है कि सप्लाई बढ़ने से रुपए का वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। इसको पैसे की परचेजिंग पावर कम करना भी कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण कॉस्ट भी हो सकता है। किसी खास वस्तु को बनाने में लगने वाला साधन अगर महंगा हो जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट बढ़ने से फाइनल प्रोडक्ट का जो कीमत है वो बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर डीएपी खाद को देखें तो अभी हाल के दिन में डीएपी के प्रति बोरी 500 रुपये का इजाफा हुआ है। इसका कारण हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% बढ़ गई हैं और मार्केट में आपको इन्फ्लेशन की स्थिति दिखाई देती है। तो हमने समझा कि इन्फ्लेशन क्या है, क्यों होता है। अब हमको ये समझना है कि आखिर जो इफेक्ट है इसका वो कैसे होता है। तो इफेक्ट होने में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितना कैश का सिस्टम होगा वहाँ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बनिस्पत की गुड्स
के रूप में अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने घर में 100 रुपए को रखे हुए हैं तो वो 100 रुपया धीरे धीरे घटेगा। जबकि अगर कोई वस्तु आपके घर में है, मान लीजिए आपके घर में 2 क्विंटल प्याज है, तो प्याज की कीमत मार्केट में बढ़ रही होगी, तो आपको उस प्याज को यूज करने के लिए पुराना पैसा ही चुकाना था। इस तरीके से देखें तो जो लोग घर में कैश रखते हैं उनके ऊपर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जबकि जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करते हैं जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट में, शेयर्स में, उन लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट या उस तरह के इन्वेस्टमेंट पर इसका इफेक्ट बिल्कुल कम होता है, या कहें कि न के बराबर होता है। क्योंकि इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो है वो आपने घर लिया, आपने शेयर्स लिए, अब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके घर की कीमत बढ़ेगी, आपके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, तो आपको इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको उससे फायदा ही होगा। जो लोग गोडाउन में माल भर भर के रखते हैं वो लोग क्यों रखते हैं? सिंपल, अगर 1-2% का भी रेट बढ़ जाए या कहें कि इन्फ्लेशन से उसका कीमत बढ़े तो उनके टोटल इन्वेस्टमेंट पर खुद ब खुद 1-2% का फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि कैश कितना हैंडल किया जाए अपने लिए, बाकी सारा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है उसमें सेविंग अकाउंट, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बहुत ही पॉपुलर जगह है, लेकिन वहाँ पर अगर सही तरीके से आपका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आज के डेट में अगर 7% इन्फ्लेशन है और फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है 1% का आपका पूरा नुकसान हो गया। जो पैसा आपने सेविंग में रखा हुआ है उस पर अगर 3.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% इन्फ्लेशन है, तो आपका नुकसान हो गया 3.5% का। मतलब ये कि 100 रुपए में आज जो चीज आप खरीद रहे थे, अगले साल उस चीज को खरीदने के लिए आपको 107 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि बैंक आपको कितना देने वाला है? आपको देगा 103 रुपए 50 पैसे। 3.5 रुपए आपको उसको खरीदने के लिए अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका वहां निवेश पूर्ण तरह सुरक्षित नहीं है इन्फ्लेशन से। तो उसके लिए थोड़ा आपको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता हो। जैसे गोल्ड पर इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे बाजार में किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, गोल्ड का भी कीमत बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का एक साधन ये भी है। आप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं, आपने ज़मीन खरीदी है, घर बनाया है, फ्लैट खरीदे हैं, ये इन सबों पे डायरेक्टली इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है और आपका निवेश सुरक्षित रहता है। अगला सवाल हमारा है, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करने के लिए दो सबसे बड़ी संस्थाएं आपकी सरकार और सरकार के बाद आरबीआई है। तो सरकार जो है वो फिस्कल पॉलिसी जो लाती है, उस फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस लगाती है, वो मार्केट से पैसा निकालने के अलग अलग तरीके अपनाती है। वो तरीके मार्केट से पैसा जब खींचते हैं तो मार्केट में मनी का फ्लो घटता है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता है। वही उल्टा अगर वो चाहे कि मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति बढ़े तो मनी सप्लाई वो बढ़ाने के लिए टैक्सेस कम करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। आरबीआई भी इसी तरीके से सप्लाई ऑफ मनी जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसके फ्लो को बढ़ाती है, उसके फ्लो को घटाती है। इस तरह के उसके पास मेजर्स हैं जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ये सारे जो ऑप्शंस हैं, सारे जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं आरबीआई के पास, वो सब इस बात को ही तय करते हैं कि मार्केट में पैसा जो है वो कितना कम होना चाहिए या उसको कितना बढ़ना चाहिए। इस तरह से बहुत हद तक महंगाई पर नियंत्रण किया जाता है। महंगाई का प्रभाव सबसे अधिक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर पड़ता है। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है। क्यों? कि उनका वेतन फिक्स होता है।
साल भर के लिए अगर किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो वो 20,000 उसको साल भर तक यूज करना है, जबकि उसके बीच में इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब उस 20,000 रुपए में जनवरी में जब उसको 20,000 मिले तो अच्छा लगेगा कि बच रहा है, कुछ बचत हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिसंबर आते आते वो 20,000 रुपए उसके खत्म होने लगेंगे महीने के खर्चे में ही। यहाँ तक कि हो सकता है खर्चा में भी उसको कटौती करना पड़े। तो सबसे अधिक यहाँ पे फर्क पड़ता है। जबकि जो बिजनेसमैन है, मान लीजिए दुकानदार भी है, तो दुकानदार जो खरीद के ला रहा है, अगर वो 10 रुपए का सामान 12 रुपए का मिल रहा है उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उस हिसाब से अपना रेट बढ़ाकर बेचता है, उसका मार्जिन वैसे ही रहता है बना हुआ, और उसको उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, या कहें कि उसका मार्जिन और बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अगर कॉस्ट महंगा पड़ रहा है तो वो प्रोडक्शन भी महंगा बेचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। यहाँ तक उसको और फायदा हो जाएगा, उसका इन्वेंट्री, उसका गोदाम में अगर माल पड़ा हुआ था तो माल की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी और उसको बेनिफिट खुद ब खुद हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन से इन लोगों को, खास करके बिजनेस क्लास को, सबसे अधिक फायदा होता है और सबसे अधिक नुकसान नौकरी पेशा लोगों को ही होता है। अब समझते हैं कि आखिर जो इन्फ्लेशन है इसको मापते कैसे हैं। मापने के लिए सरकार ने जो तरीके अपनाए हैं उसमें दो मुख्य तरीके हैं, WPI और दूसरा है CPI। WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को जो प्रोडक्ट्स बेचता है उसको, जो कि वो थोक में होता है, उसके प्राइजेस में चेंजेस को मेजर करते हैं। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाने की चीज़ें, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो मार्केट से खरीदता है, उसको उसके प्राइस में चेंज को शामिल करते हैं। ये अलग अलग शहरों से लिया जाता है, तो जो बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं वो अलग अलग शहरों से उसके प्राइस लिए जाते हैं और तब उसको CPI में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बताता है कि किसी खास एक वर्ष में हमारा जो प्राइस चेंज रहा पिछले के तुलना में कितना हुआ, ये हमारा CPI इंडेक्स बताता है। तो इस तरह से आपने इन्फ्लेशन को समझा, इन्फ्लेशन क्या है, और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने समझा कि इन्फ्लेशन आपके सेविंग्स पर कैसे इफेक्ट करता है। आपका सेविंग बैंक में रखने के बाद बढ़ रहा है या घट रहा है, आप इसका आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैंक रेट, जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो, और उसके ठीक पैरेलली आपको इन्फ्लेशन चेक करना चाहिए। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो आपका पैसा वैसा का वैसा ही रहेगा, इन्फ्लेशन को मिटिगेट कर देगा। लेकिन अगर बैंक का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से कम है तो आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है। इसलिए अधिक पैसों को कैश के रूप में न रख के, सेविंग अकाउंट में न रख करके, कम से कम फिक्स डिपॉजिट में तो रखना ही चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझेंगे। उसमें इन्फ्लेशन की बढ़ती हुई गति के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसको भी समझेंगे, जिसमें कि सबसे तेज बढ़ती हुई गति हाइपर इन्फ्लेशन, गैलपिंग, नीचे गैलपिंग इन्फ्लेशन, इनको हम लोग समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।